तो फ्रेंड्स घड़ी इशारा कर रही है 7 बजे शाम का और समय हो चला है जीके जीएस स्पेशल बैच से मुलाकात का। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के जीके जीएस स्पेशल बैच में। तो फ्रेंड्स इस बैच में मैं आपको डेली टॉप 20 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं जो कि आपके आने वाले किसी भी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। एक दिन आपका हिस्ट्री चलता है, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन पॉलिटी, एक दिन इकोनॉमिक्स और एक दिन आपका साइंस का पोर्शन चलता है। और इसी तरह से एक दिन मिसलेनियस चल के सारे सेक्शन रिपीट होते रहते हैं। तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बने रहे हमारे साथ और बेस्ट करेंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको डेली बाबा जी स्टडी चैनल पर प्रतिदिन मॉर्निंग में 4 बजे मिल जाया करती है, तो उसे भी जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जिसका क्वेश्चन को, जिससे मैंने आज का सेक्शन रखा है वो हमारा पॉलिटी है। तो पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत का मूल संविधान कहाँ पे संरक्षित है। तो भारत का मूल संविधान टाइप और मुद्रित फॉर्म में नहीं है, बल्कि प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखा गया है। यह दस्तावेज संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है और जिसे एक विशेष हीलियम से भरे संदूक में रखा गया है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का मूल संविधान जो है वह संसद भवन में संरक्षित है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले यदि फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था वह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को इसका गठन किया गया था, जो कि डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में की गई थी। इसमें सदस्यों की कुल संख्या थी वो 7 सदस्यों की संख्या थी और इस समिति द्वारा भारतीय संविधान को केवल अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था। उसके पश्चात इसका हिंदी भाषा में रूपांतरण किया गया, यानी कि केवल अंग्रेजी भाषा द्वारा इसका प्रारूप समिति द्वारा इस संविधान को तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर गहरी केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफेद पट्टी के अंदर केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र बना है, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज पर बनाया गया है। और इस चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र जीवन में सत्य, न्याय और प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। ठीक है, तो भारतीय ध्वज का चक्र जो निरूपित करता है वह सत्य को निरूपित करता है। आपको बता दें कि इस भारतीय ध्वज का जो चक्र है सत्य, न्याय और प्रगतिशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। और आपके ऑप्शन में सत्य के अलावा प्रगतिशीलता नहीं दिख रहा है, न्याय नहीं दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कुल 24 तीलियां हैं, जिसको मैंने भी क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख दिया है। अब इन सारे क्वेश्चन को लिख कर याद करने का प्रयास करें, जिनसे आपके पास एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन का स्टॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था तथा कुल प्रावधान उसी दिन लागू किए गए थे, जैसे कि आपका हो गया अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद उनमें से ही अनुच्छेद था एक 388, इसके अलावा अनुच्छेद 391, फिर अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393। ये सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जिसको मैं आपको कभी लाइन बाय लाइन करवा दूंगा कि ये सारे अनुच्छेद किस लिए काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बन गया।
तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत संपूर्ण प्रभुत्व और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। और आपको मैंने एक क्वेश्चन पीछे कराया था पॉलिटी के सेक्शन में कि संप्रभुता भारत के प्रस्तावना के साथ कब जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद के द्वारा। तो उस अनुच्छेद का नाम आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि इस देश का संविधान लिखा गया ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। संविधान एक कानून है जिसमें नियम व कानूनों का वर्णन सूचीबद्ध ढंग से होता है, परंतु ब्रिटेन इसका अपवाद है क्योंकि यहाँ का संविधान एक पुस्तक के रूप में मुद्रित नहीं है। ब्रिटेन में संसदीय परंपरा से उत्पन्न नियमों एवं कानून को ही शासन के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी कि अमेरिका में भी संविधान है आपका, पाकिस्तान में संविधान है, भारत का संविधान तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा जो देश है इसमें संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में रहती है। तो एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ जो रहती है वह केंद्र सरकार के हाथ में निहित रहती है और इकाइयों के प्राधिकारी उसके अधीन होते हैं। इकाइयाँ केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करती है तथा केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस सरकार की व्यवस्था है। तो द्विसदनीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के 2 सदन आते हैं, जैसा कि आपका एक होता है राज्यसभा का उच्च सदन और लोकसभा का निम्न सदन। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन राज्यसभा के विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी संघात्मक व्यवस्था में उच्च सदन में प्रायः राज्यों अथवा संघ की इकाइयों की प्रतिनिधित्व दिया जाता है और यह जो व्यवस्था रहती है यह संघीय सरकार की व्यवस्था रहती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता है। तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय सरकार की 2 महत्वपूर्ण विशेषता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है। तो संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष पृथक्करण है। यह राज्यों द्वारा समझौते के आधार पर बनाया जाता है, जहां राज्यों को संघीय सरकार से अलग होने का अधिकार होता है। इससे उनका संघ से अलग होने का खतरा सदैव बना रहता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष पृथक्करण का खतरा का बनना होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान संघीय सरकार का लक्षण है, जैसे कि अमेरिका में केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता यही है। अमेरिका में यहाँ जैसे भारत में है, तो भारत में हमारा एक आधार कार्ड है जिससे हम यह भी साबित होते हैं कि हम भारत के नागरिक तो हैं ही, साथ में हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के भी नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसी बात नहीं है। अगर अमेरिका में बाय द वे अगर आधार कार्ड होगा तो वहाँ पर देश के लिए एक अलग आधार कार्ड होगा और पार्टिकुलर कोई स्टेट यानी राज्य से बिलोंग करता है तो उसके लिए एक अलग पहचान पत्र होगा। यानी कि एक राज्य का पहचान पत्र होना चाहिए और एक देश का पहचान पत्र होना चाहिए, उससे ही हम दोहरी नागरिकता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमारी प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता आदि को लोकतंत्र के आदर्शों के रूप में शामिल किया गया है, जबकि प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का जो है यह उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 326 के तहत 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। या किस अनुच्छेद के तहत, 326 के तहत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के द्वारा भारतवर्ष के 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया जाता है। तो हमारा अनुच्छेद 326वां है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान हम कहाँ देख सकते हैं। तो आदर्श नहीं, यहाँ पर आदर्श होगा कि संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान को हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, जिसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व गणतांत्रिक राज्य बनाने के लिए एतद द्वारा ये जो प्रस्तावना है हम लोगों के गवर्नमेंट स्कूल में याद कराया जाता था प्रेयर के टाइम, तो हम लोग को ऐसे ही याद है। तो आप लोग को याद होगी प्रस्तावना और याद कर लेनी चाहिए, जिसमें हम दर्शन और आदर्श संविधान को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, केशवानंद भारती
बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका ऐतिहासिक महत्व है संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत का उत्पत्ति होना। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है न्याय। दूसरा हमारा इसकी विचारधारा से ओतप्रोत स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और बंधुता भी है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, उसमें सरकार के केवल लोकतांत्रिक स्वरूप नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना की गई है, जिसमें क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने तथा उन सब में बंधुता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेती है। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है? तो प्रस्तावना में जो उल्लेख किया गया है हम भारत के लोग का आशय है कि भारत के हम निवासी हैं, अर्थात हम भारत के लोग हैं। उद्देशिका का आरंभ हम भारत के लोग शब्द से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है और संप्रभुता जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान उनकी इच्छा का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किया गया है, जिसमें उद्देशिका में सभी नागरिकों को न्याय का आश्वासन दिया गया है। इसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय का स्पष्ट उल्लेख भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न कर सकता है? तो प्रस्तावना में निहित शब्द न्याय, स्वतंत्रता और सम्मान और समानता के आदर्श तभी प्रासंगिक तथा सार्थक होते हैं जब वे बंधुता की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। सर्वसम्मान नागरिकता से संबंधित उपबंधों का उद्देश्य भारतीय बंधुत्व की भावना को मजबूत करने और भाईचारे का निर्माण करना है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुता शब्द है वही भारतीय नागरिक के द्वारा किसी अन्य नागरिक का अनादर न करने का अधिकार प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन में कोई त्रुटि लगे या कोई अपडेट आप चाहते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे मॉर्निंग वाले करंट अफेयर्स के 4 बजे वाले सेक्शन को भी ज्वाइन जरूर करें। वहाँ से आपके लिए जीके जीएस स्ट्रैटेजी की मोस्ट बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।